A very good evening to all of you. My name is Imanshu Sharma. I'm your JIB CIB mentor. I welcomes you all to Ollywood YouTube channel जहां हम आज डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर दैट इज द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अगर आप बात करें किसी भी तरह से किसी भी चीज के बारे में कि किस तरीके से हम यहाँ पर बैंकिंग की जब बात आएगी तो बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए कौन से लॉज कौन से रेगुलेशंस हैं, क्योंकि विदाउट एनी रेगुलेशन विदाउट एनी लीगल बॉन्ड्स हम कभी भी किसी भी एक सिस्टम को रन नहीं कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम को रन करना है तो वी नीड द यूनिफॉर्मिटी इन दैट सिस्टम, और उस सिस्टम को यूनिफॉर्मिटी के साथ चलाने के लिए हमें रूल्स रेगुलेशन और बायलॉज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे ही बायलॉज रूल्स और रेगुलेशंस को हम बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स, जिसको हम एक्ट बोल सकते हैं। उस एक्ट में वो सारे प्रोविजंस होते हैं जो उस सिस्टम को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और उस सिस्टम में टाइम टू टाइम हम उसमें अपडेशंस थ्रू द अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, और ये अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। अभी हम लोग क्योंकि जेआईबी की अगर हम बात करें, इसमें हम बात कर रहे हैं पीपीबी। पीपीबी में जो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग की जब बात आएगी तो बिफोर बैंकिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बैंक, और फिर बैंक को रेगुलेट करने के लिए कौन सा सिस्टम है उस पर हमें चर्चा करनी होती है, उसको हमें कॉन्सेप्ट उसका हमें समझना होता है। चलिए आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हम डिस्कस करेंगे। पीपीपी मॉड्यूल बी की हम बात कर रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन मैं आपको बता देता हूं, दिस इज द मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ ऑलिवुड दैट यू नीड टू डाउनलोड। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, आपको जितने भी अपकमिंग बैचेस, अपकमिंग कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और जो सारी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से मिल जाएगी, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दिस इज द मेन यूट्यूब चैनल ऑफ ऑलिवुड, इसको आपको सब्सक्राइब करना है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव अनदर यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ JAIIB and TAIIB YouTube channel. This channel is 100% dedicated for the bankers, not only for the JIB CIB examinations, but also for the बैंक प्रमोशनल एग्जामिनेशन, जो कि हमारे डिफरेंट बैंक इंडिविजुअल बैंक्स क्या करते हैं वहां पर कंडक्ट कराते हैं। इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कर लीजिएगा। राइट, चलिए दिस इज द सिलेबस। हम हर दिन इसको डिस्कस करते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। स्टार्ट प्रिपरेशन अर्ली, ताकि आपको टाइम मिले रिवीजन का और प्रैक्टिस का। बाकी लोग जब सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे तब तक आपका वो टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके होंगे, वो पेपर कंप्लीट हो गया होगा जिस पेपर के जो टॉपिक्स पुराने हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। लाइक हम बात करें पीपीबी, दीज थ्री मॉड्यूल्स आर द सेम। इसमें भी हम बेसिक को कवर अप कर ही लेते हैं, क्योंकि जो बेसिक होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो बेसिक और फंडामेंटल होता है वो वही होता है जो हमेशा चल रहा होता है। राइट, ये आपका हुआ। तो हम अभी इन 3 मॉड्यूल्स को डिस्कस कर लेंगे जब तक आपका डिटेल्ड सिलेबस आ जाएगा। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को डिस्कस करने वाले हैं। अब सुनिए, जब ये आया था बैंकिंग जो लॉ है ये रिलेटिंग टू द बैंकिंग, और ये कब आया था? ये आया था 16 मार्च 1949 को अंडर द नेम ऑफ, और इसका क्या नाम रखा गया था? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। और इसको इफेक्ट किया गया था 1 मार्च 1966 से, और इसका नाम बदला गया था और नाम रख दिया गया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। पहले इसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, और 1969 1 मार्च 1969 में जब इसको इफेक्टिव किया गया, प्रभावी किया गया, तब इसका नाम चेंज कर दिया गया और रख दिया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1940। ओरिजिनली द एक्ट वाज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब ये एक्ट इनेक्टेड हुआ था तो शुरुआत में जम्मू और कश्मीर जो था वो एप्लीकेबल नहीं था, ये वाला जो हमारा एक्ट है उस एरिया में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में इसको लागू नहीं किया गया था। लेकिन फिर हमने आगे चल के 1956 में इट वाज मेड एप्लीकेबल, और आगे चल के इसको क्या किया गया, इसमें कुछ चेंजेस किए गए और इसे मैंडेटरी एप्लीकेबल कर दिया गया। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी। तो स्टार्टिंग में जब ये बना था इट वाज नोन एज द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, और इसे इफेक्टिव किया गया था 1 मार्च 1966 से, और इसका नाम बदला गया और इसका नाम रखा गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949।
और जब ये शुरुआत में हम बात करते हैं तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए एप्लीकेबल नहीं था ओरिजिनली जब इसको हमने स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में 1956 में जम्मू एंड कश्मीर को भी इसमें कवर अप कर लिया गया और ये एप्लीकेबल हो गया। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डज नॉट अप्लाई टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। वेरी गुड, ये चीज याद रखना। ये क्वेश्चन हमारे लास्ट एग्जाम पीपीबी में कई जगह पूछा गया है कि जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं वहां इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है हमारा है वो अप्लाई नहीं करेगा किसको, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के लिए, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक और नॉन एग्रीकल्चर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जिनका पैडअप कैपिटल और रिजर्व जो होगा वो लेस देन 1 लाख है। अगर 1 लाख से कम है तो फिर उनको हम यहाँ पर कवर अप नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस, क्योंकि हमें प्रोविजंस का मतलब ही है कि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्शंस। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज द सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है देखते हैं हम लोग यहाँ पर, राइट। It deals with the interpretation of various terms used according to the section approved security means। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो सेक्शन 5 है ये डील करता है विद इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस टर्म, जो अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं उनके साथ में डील करता है। जैसे कि इस सेक्शन के हिसाब से अप्रूव्ड सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा, अप्रूव्ड सिक्योरिटी हम किसको बोलेंगे, आता है ना टर्म अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का मतलब होगा वो सिक्योरिटीज इन विच, उस सिक्योरिटीज में जहां पर ट्रस्टी में भी इन्वेस्ट मनी अंडर क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज बी बी, क्लॉज सी और क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के जो क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज बी बी, क्लॉज सी और क्लॉज डी के अंडर यहाँ पर क्या किया जाएगा, इन विच अ ट्रस्टी, जो ट्रस्टी होगा वो इन्वेस्ट करेगा मनी को कहाँ पर, इन क्लॉज के अंदर जो सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में डिफाइंड है वहां पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अप्रूव्ड सिक्योरिटी बोलेंगे। एक दूसरा, सच ऑफ द सिक्योरिटीज ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर। अब जो सिक्योरिटीज होंगी वो ऑथराइज की जाएंगी बाय हुम, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी केंद्र सरकार होगी उसके थ्रू। अंडर किस क्लॉज के अंडर, तो अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 द सेम। तो यहाँ पर था इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसी में डिफाइन किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, अप्रूव करेगी अंडर द क्लॉज बी ऑफ द सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, राइट। बैंकिंग का मतलब क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन की हम बात करें अंडर सेक्शन 5 चल रहा है। बैंकिंग मींस, बैंक का मतलब क्या होगा, द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। बैंकिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग इस चीज के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग, लैंड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, जो मनी है उसको एक्सेप्ट करना, उसके डिपॉजिट को लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, किससे, पब्लिक से। बट इसमें कंडीशन है दैट इज द रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज। और यहाँ ये बोला गया है कि जो बैंकिंग है इसका मतलब होता है कि एक्सेप्ट करना इसको, डिपॉजिट ऑफ मनी को पब्लिक के पास से, पब्लिक जो डिपॉजिट करेगी उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, आपका उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का पर्पज होगा लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसमें आपको ये कंडीशन होगी, द अमाउंट इज रीपेबल, अमाउंट जो होगा वो रीपेबल होगा, वापस दिया जाना चाहिए, दिया जाएगा कब, मांगे जाने पर या अदरवाइज, या फिर हम बात करते हैं विड्रॉएबल होगा, जब उसे विड्रॉ करना होगा अमाउंट, तो कस्टमर कैन विड्रॉ द अमाउंट थ्रू द चेक, ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज, किसी भी तरीके से वो पैसा उसे रीपे किया जाएगा अगर वो मांगता है या विड्रॉ करता है तो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5। इसी के साथ एक चीज और डिफाइन की गई है, यहाँ पर दो लाइबिलिटीज होती हैं बैंक्स की, बैंक्स हैविंग टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, अ डिमांड लाइबिलिटीज एंड द टाइम लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व और दायित्व का मतलब होता है द थिंग दैट वी नीड टू वी हैव टू डू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक टर्म आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आता है लाइबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जहां पर हमें टर्म मिलता है शुड का, शुड मतलब फॉर एग्जाम्पल लोग बोलेंगे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो ये आपके ऊपर है, ये आपकी मर्जी है कि आपके पेरेंट्स को आपको ओबे करना है कि नहीं करना है, यू शुड करना चाहिए, करने का मन होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। इट मीन्स देयर इज नो बॉन्ड, सच टाइप ऑफ बॉन्ड कि आपको ये काम करना पड़े। बट
इन केस ऑफ द लाइबिलिटी, वहां जहां टर्म आता है लाइबिलिटी, इसका मतलब होता है यू हैव टू, और आप वहां पर उस काम को करने के लिए बॉन्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो एक एक शब्द होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम किसी एक्ट को या किसी लॉ को पढ़ रहे होते हैं, वहाँ एक एक सिंगल सिंगल टर्म जो होता है ना, एक एक वर्ड, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए, राइट। तो बैंकिंग का मतलब क्या होगा? बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट मनी, ये हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं लाइबिलिटीज की। तो सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज फॉर द बैंक। बैंक्स के लिए दो टाइप की लाइबिलिटी होगी। कौन कौन सी? पहली लाइबिलिटी होगी डिमांड लाइबिलिटी। इसका मतलब होता है लाइबिलिटीज विच मस्ट बी मेट ऑन डिमांड, मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो कि डिमांड पर बेस्ड होंगी और मांगे जाने पर फुलफिल किया जाएगा या करना पड़ेगा। एंड द टाइम लाइबिलिटीज मींस लाइबिलिटीज विच आर नॉट डिमांड लाइबिलिटीज, मतलब जो डिमांड नहीं है, तो लाइबिलिटीज विच आर द टाइम बेस्ड लाइबिलिटी, करेक्ट, उनको हम यहाँ पर टाइम लाइबिलिटी बोल सकते हैं। जैसे कि डिमांड लाइबिलिटीज में बैंक के करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टाइम में टर्म लाइबिलिटीज जो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो लाइबिलिटीज आर दी डिपॉजिट। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बेसिक लाइबिलिटी ऑफ द बैंक्स, बेसिक की बात करें, बैंक की लाइबिलिटी जो सबसे बड़ी होती है वो डिपॉजिट होता है, जो कस्टमर से उसने एक्सेप्ट कर रखा है। तो उसमें दो टाइप के डिपॉजिट हो जाते हैं, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट। ओके, तो इनको हम डिटेल में वैसे देखेंगे ही। अभी मैं यहाँ पे, क्योंकि हम क्लॉज की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 6 पर। सेक्शन 6 क्या कहता है? लेज डाउन द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन एडिशन टू बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन विच अ बैंकिंग कंपनी में एंगेज। ये कहता है कि लेज डाउन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को क्या करता है? बताता है इन एडिशन, किस एडिशन में? एडिशन टू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन विच अ बैंकिंग कंपनी में एंगेज। तो बैंकिंग कंपनी किस बिजनेस में एंगेज हो सकती है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी सेक्शन 6 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, करेक्ट। सेक्शन 7 की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 7 ये प्रोविड करता है यूज ऑफ वर्ड बैंक, बैंकर और बैंकिंग कंपनी बाय अ कंपनी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी। ये जो वर्ड है हमारा, कौन सा? बैंक या फिर बैंकर, या फिर मैं बात करता हूं किसी भी बैंकिंग कंपनी की। तो ये जो वर्ड है बैंक और बैंकर और बैंकिंग कंपनी, किसी भी कंपनी जो कि अदर देन द बैंकिंग है। मतलब अगर मैं बात करूं कि सेक्शन 6(7) क्या कहता है, सेक्शन 7 ये कहता है कि कोई भी कंपनी जो बैंक के अलावा कोई कंपनी होगी, उसे यहाँ पर बैंक, बैंकर और बैंकिंग कंपनी का नाम यूज नहीं करना है। वो ऐसा नाम, ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकती है अपने नाम के साथ में, बट बैंक्स कैन यूज, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, राइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक। जो बैंक कंपनीज होंगी वो अपने नाम के साथ में बैंक, बैंकर और अ बैंकिंग टर्म का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन 7 है, ये क्लियरली कहता है कि प्रोवाइड करेंगे, आप इस टर्म को यूज नहीं करेंगे बाय अ अदर देन अ बैंकिंग कंपनी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं सेक्शन 8 क्या कहता है। देखो इसी से रिलेटेड ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं और ये लास्ट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सेक्शन 8 क्या कहता है? ये प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज फॉर अ बैंकिंग कंपनी एक्सेप्ट इन कनेक्शन विद रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी गिवन टू और हेल्ड बाय इट। ये जो सेक्शन 8 है, प्रोवाइड करता है, क्या करता है? प्रोवाइड कर देता है। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है, जैसे यहाँ पर प्रोवाइड किया था, मतलब इसमें प्रतिबंध लगाता है। ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो कि कोई भी बैंकिंग कंपनी करेगी, उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को यहाँ पर प्रतिबंधित करता है। कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी भी तरीके की, किसी भी तरह से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। सिर्फ किस चीज को छोड़ करके? कनेक्शन विद द रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी गिवन टू और हेल्ड बाय इट। मतलब सिर्फ किसको? वो सिक्योरिटीज ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो सकता है जो सिक्योरिटी दी जाएंगी या फिर उसके पास उसको रखा जाएगा, होल्ड करेगा बैंक, बस। इसके अलावा बैंक किसी भी तरीके की डायरेक्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। यही हमारा सेक्शन 8 कहता है, करेक्ट। सेक्शन 9 क्या कहता है? इट लेज डाउन दैट द बैंकिंग कंपनी, कोई भी बैंकिंग कंपनी जो होगी वो होल्ड नहीं करेगी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को।
मतलब यहाँ पर बताता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी भी तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगी। हाउस ओवर एक्वायर्ड, चाहे वो एक्वायर्ड ही क्यों ना हो, एक्सेप्ट किस चीज को छोड़ करके, सच एज इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ओन यूज फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 7 years from the acquisition thereof. The aforesaid period of 7 years can be extended by RBI by a period not exceeding 5 years, where it is satisfied that such extension would be in interest of depositors of the banking company. तो ये बताता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी जो होगी वो किसी भी तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगी, हाउस एवर एक्वायर्ड ही क्यों ना हो, लेकिन छोड़ करके किसको, कि अगर उस कंपनी को रिक्वायर्ड फॉर इट्स खुद के यूज के लिए, जो कि कितने 7 साल से ज्यादा के लिए नहीं हो सकता, और जो एक्विजिशन पीरियड है ये आगे एक्सटेंड किया जा सकता है आरबीआई के अप्रूवल के बाद में। और इस पीरियड को भी जब हम दोबारा यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो वो 5 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, राइट। इतना नहीं होना चाहिए, 5 साल से ज्यादा का नहीं होगा, करेक्ट। चलिए, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, करेक्ट। और ये जो एक्सटेंशन होगा वुड बी इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट में होगा जो कि बैंकिंग कंपनी का होता है, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेक्शन 6, 7, 8, 9। चलिए, सबसे पहले अपन ने यहाँ पर 5 देखा, फिर सेक्शन 6 देखा। 7 मना करता है कि बैंकर बैंकिंग कंपनी टर्म यूज नहीं कर सकती कोई भी कंपनी जो कि बैंकिंग के अलावा है। सेक्शन 8 कहता है, प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके की ट्रेडिंग एक्टिविटीज बाय दी बैंक्स को, और कोई भी बैंकिंग कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं कर सकता है, सिर्फ अपने यूज के लिए कर सकता है, राइट। सेक्शन 13 क्या कहता है भाई, देखते हैं। सेक्शन 13 जो है वो रेस्ट्रिक्ट करता है पेमेंट ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज डिस्काउंट और रिम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर बाय द बैंकिंग कंपनी टू अ मैक्सिमम 2.5% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ दैट शेयर्स। देखिए ये क्या करेगा, ये रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है किसी भी तरीके के पेमेंट ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज डिस्काउंट और रिम्यूनरेशन किस रिस्पेक्ट में, किसी भी शेयर के जो कि उस कंपनी बैंकिंग कंपनी के, और कितने, मैक्सिमम 2.5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए उसके पेड अप कैपिटल जो कि वैल्यू ऑफ सेड शेयर्स होगी। सेक्शन 17 कहता है, ले डाउन द बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू रिजर्व फंड्स नॉट लेस देन 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। ये कहता है कि ले डाउन दैट, ये कहता है सेक्शन 17 कि कोई भी बैंकिंग कंपनी को रिक्वायर्ड होता है ट्रांसफर करना अपने रिजर्व फंड्स को, लेकिन कितने, 20% से ज्यादा नहीं, कितना प्रॉफिट जब अपना डिक्लेयर करेंगे वो डिविडेंड को उसके पहले। दिस प्रोविजन इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, और ये जो प्रोविजन है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट का प्रोविजन है। कंसीडर करेगा यहाँ पर इंपैरेटिव नीड ऑगमेंटिंग द रिजर्व। आरबीआई ने इसको लेकर के एडवाइस किया था सितंबर 23, 2000 में, दैट जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं अगर वो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, और साथ ही साथ फॉरेन बैंक्स जो कि इंडिया में ऑपरेटेड हैं, शुड ट्रांसफर नॉट लेस देन 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट। और उनको क्या करना पड़ेगा, अपने नेट प्रॉफिट का 25% जो होगा नेट प्रॉफिट का, वो क्या करना पड़ेगा, 25% से कम नहीं होना चाहिए, जो ट्रांसफर करेंगे किसको, अपने नेट प्रॉफिट को, किसको, जो रिजर्व फंड है। और ये इफेक्टिव होगा कब से, 31 मार्च 31 मार्च 2001 से। इसी टर्म में जो सेक्शन 17 है, इसका सेक्शन 17 का जो सेकंड मतलब पार्ट 2 है, वो कहता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी appropriate any sum or sums from the reserve funds or the shares premium account, it shall within 21 days, इतने within 21 days जो डेट उसकी अप्रोप्रिएशन की होगी उससे रिपोर्ट करना होगा द फैक्ट टू द रिजर्व बैंक एक्सप्लेनिंग। और ये फैक्ट बताना होगा रिजर्व बैंक को एक्सप्लेन करते हुए कि वो सरकमटेंसेस क्या थे जो अप्रोप्रिएशन के रहेंगे, इन ऑर्डर टू एंश्योर, और साथ ही साथ उनको एंश्योर करना होगा कि क्यों उन्होंने जो रिकॉर्ड्स हैं, to drawing down the statutory reserve is done prudently and is not in violation of any regulatory prescription। और ये आरबीआई को उनको बताना होगा कि हमारी लाइबिलिटीज क्या थी, और उस लाइबिलिटीज को हमने ध्यान में रखते हुए स्टैट्यूटरी रिजर्व जो हमने प्रूडेंटली किया है उसको वायलेशन नहीं किया हमने किसी भी रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस का, ये बताना होता है किसको, उन बैंकिंग कंपनीज को। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने सेक्शंस देखे, तो सेक्शंस में ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बता दी गई है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस कर लिया है।
इसके बाद मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। बिफोर एंडिंग माय सेशन मैं आपको बता देता हूँ दैट ऑलिव बोर्ड हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड और स्टार्टेड इट्स JAIIB न्यू बैच फोकस्ड फॉर 2023 JAIIB examination. The batch is started from 5th of December 2022 and a new batch of CAIIB 2023 is going to start from 19th of December 2022। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी बैच में एनरोल होना चाहते हैं, आप सर्च कीजिएगा oliveboard.in या फिर आपके पास मोबाइल ऐप है तो इट विल बी बेटर फॉर यू, तो वहां से आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे JIB CIB सेलेक्ट कर लो या फिर बाय कोर्सेज पर जाएंगे। इस तरीके के कोर्सेज JIB एलाइट, JIB सुपर एलाइट, CAIB एलाइट, CAIB सुपर एलाइट, इस तरीके से आपको कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इन कोर्सेज के फीचर्स हैं, इन कोर्स के फीचर्स, अमाउंट, जो सारी चीजें आपको लगता है रिक्वायर्ड है वो सारी इंफॉर्मेशन को आप क्रॉस चेक करने के बाद, समझने के बाद में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एनरोल करना चाहें तो यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बिफोर चूजिंग द बाय नाउ यू नीड टू चूज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द डिफरेंट कोर्सेज। यहाँ पर वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, JIB सुपर एलाइट ये 12 की बजाय 14 मंथ्स है और CIB सुपर एलाइट भी 12 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप इनमें एनरोल होना चाहते हैं, हैवा कूपन कोड पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही वहां पर एक ब्लॉक आएगा वहां पर आप अपना कोड, दैट इज हिमांशु, ये मेरा नाम है, इट इज द कूपन कोड थ्रू विच यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और यू आई कैन से द एडिशनल 5% डिस्काउंट जो कि अभी डिफरेंट सेल्स में चल रहा है उससे भी ज्यादा आपको 5% का डिस्काउंट हिमांशु कोड यूज करने पर मिल जाएगा। और आप इस तरीके से चूज करने के बाद बाय नाउ करके कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो बैचेस स्टार्ट हो गए और मेरा सजेशन ये कहता है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जितने जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतने जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जितने जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उतने जल्दी और उतना ज़्यादा आपको रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा। तो उसके बेसिस पर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में और सिंगल अटेम्प्ट में आपका जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। बिकॉज IIBF ने एग्ज़ाम को थोड़ा सा टफ जरूर कर दिया है नेगेटिव मार्क्स को ऐड करके। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वही लोग अब इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे, अदरवाइज जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो नेगेटिव मार्क्स दे करके अपने मार्क्स बहुत कम कर लेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें बताएं वीडियो आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।